नमस्ते। आज हम शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। हाँ, मतलब सोचते तो हैं कि क्या खाया, खाना कैसे पचा। बिल्कुल। लेकिन उस सब के बाद जो कचरा बनता है उसका क्या होता है? और मैं सिर्फ खाने के बाद वाले कचरे की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं उस असली जहरीले कचरे की बात कर रहा हूँ जो हमारी हर एक कोशिका हर पल बना रही है। सही पकड़ा आपने। तो चलिए इसी पर एक गहरी छानबीन करते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि हमारा शरीर इस अंदरूनी कचरे को, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे संभालता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कचरा बाहर निकालना सुनकर लगता है कि ये कोई बहुत सीधी-सादी बात होगी। हाँ। लेकिन असल में ये शरीर के अंदरूनी माहौल का संतुलन बनाए रखने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसे ही हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। हाँ, यहीं पे पहला कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग एक्सक्रीशन को पॉटी जाने से जोड़ते हैं, पर जानकारी के मुताबिक वो एक्सक्रीशन नहीं है। नहीं, वो तो इजेक्शन है, मतलब बिना पचा हुआ खाना बाहर निकालना। तो फिर उत्सर्जन या एक्सक्रीशन असल में है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए आप शरीर को एक बहुत व्यस्त फैक्ट्री समझिए। ओके। जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो साथ में धुआं और दूसरा कचरा भी निकलता है, वैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाएं जब ऊर्जा बनाने के लिए खाना इस्तेमाल करती हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म, तो वो भी अपने काम के दौरान कुछ बेकार और जहरीले पदार्थ बनाती हैं। इन्हीं मेटाबॉलिक कचरे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, मतलब ये वो कचरा है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर बन रहा है, न कि हमारी आंतों में। जैसे जैसे सांस लेने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एकदम सही पकड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म का सबसे आम कचरा है। हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। ये हमारे खून में घुल जाती है और फिर फेफड़े इसे सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब हमारे फेफड़े भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा हुए। बिल्कुल। और त्वचा भी है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। हाँ, पसीना। पसीने में ज्यादातर तो पानी होता है, लेकिन उसके साथ कुछ नमक और बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिया भी निकलता है। ओके। लेकिन असली चुनौती, सबसे बड़ी सिरदर्दी कार्बन डाइऑक्साइड या नमक नहीं है। असली चुनौती आती है प्रोटीन से। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट का कचरा तो बड़ा सीधा साधा है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जिन्हें निकालना आसान है, लेकिन प्रोटीन की कहानी पूरी तरह अलग है। ऐसा क्यों? इसका कारण है एक खास तत्व, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन? जी, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं और उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। जब शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन को तोड़ता है तो ये नाइट्रोजन एक बहुत ही जहरीले पदार्थ में बदल जाता है जिसे अमोनिया कहते हैं। अमोनिया? और ये अमोनिया इतना खतरनाक है कि अगर इसे शरीर में यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये हमारी कोशिकाओं, खासकर दिमाग की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देगा। बाप रे, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही एक तरह का जहर बन रहा है। बिल्कुल, जिसे तुरंत ठिकाने लगाना है। तो इससे निपटने के लिए शरीर क्या करता है? क्या सारे जीव जंतु एक ही तरीके से इस नाइट्रोजन वाले जहर को बाहर निकालते हैं? नहीं, और यहीं पर प्रकृति का कमाल दिखता है। अलग अलग जीवों ने अपने रहने की जगह और पानी के उपलब्धता के हिसाब से इस एक ही समस्या के 3 अलग-अलग हल निकाले हैं। 3 अलग-अलग रणनीतियां एक ही दुश्मन से लड़ने के लिए? ये तो सुनना पड़ेगा। पहली और सबसे सीधी रणनीति है अमोनिया को जैसे का तैसा बाहर निकाल दो। अच्छा। ये सबसे जहरीला है, इसलिए इसे शरीर में जरा भी स्टोर नहीं किया जा सकता। इसे पतला करने और बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तरीका किन के लिए सबसे अच्छा होगा? जो पानी में ही रहते हैं, जैसे मछलियां। बिल्कुल। मछलियां और दूसरे जलीय जीव अमोनिया को सीधे अपने गलफड़ों या शरीर की सतह से पानी में छोड़ देते हैं। ऐसे जीवों को हम अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनोटेलिक, ठीक है। ये तो हुई पानी में रहने वालों की बात। अब उन जीवों का क्या जिन्हें पानी बचा बचा कर इस्तेमाल करना पड़ता है? जैसे रेगिस्तान में रहने वाले या जो हवा में उड़ते हैं? हाँ, उनके लिए तो इतना पानी खर्च करना नामुमकिन है। आपने समस्या की नब्ज पकड़ ली। उनके लिए प्रकृति ने एक दूसरा बहुत ही शानदार तरीका निकाला है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड? ये जीव अपने नाइट्रोजन वाले कचरे को यूरिक एसिड में बदलते हैं। यूरिक एसिड इन तीनों में सबसे कम जहरीला है। तो इसे निकालने के लिए पानी भी सबसे कम लगता होगा? सबसे कम, इतना कम
कि इसे लगभग एक पेस्ट या पाउडर के रूप में बाहर निकाला जा सकता है। अच्छा, जैसे पक्षियों की बीट, वो सफेद सफेद सा जो होता है वो यूरिक एसिड ही है। एकदम सही, वो उनका यूरिन है जो पानी की कमी के कारण एक पेस्ट जैसा होता है। ये पक्षियों, रेंगने वाले जीवों और कीड़ों के लिए एक बेहतरीन अडेप्टेशन है। सही बात है। अगर उन्हें इतना पानी लेके उड़ना पड़ता तो वजन बहुत बढ़ जाता। बिल्कुल, उड़ना ही मुश्किल हो जाता। तो ये तरीका न सिर्फ पानी बचाता है बल्कि उन्हें हल्का भी रखता है। ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिकोटेलिक, कमाल है। लेकिन एक मिनट, मेंढक जैसे जानवर तो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, तो क्या वो अपनी आदतें बदलते हैं? क्या बेहतरीन सवाल पूछा है, और इसका जवाब हाँ है। सच में? जब मेंढक का लार्वा यानी टैडपोल पानी में रहता है तो वो मछलियों की तरह अमोनोटेलिक होता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होकर जमीन पर रहने वाला मेंढक बनता है, उसका सिस्टम बदल जाता है और वो हमारी तरह यूरिया उत्सर्जित करने लगता है। वाह। तो अब आते हैं तीसरे तरीके पर, यानी यूरिया पर। तो हम इंसान इसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ, हम इंसान और दूसरे स्तनधारी और मेंढक जैसे उभयचर यूरियोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक। हमारा शरीर जहरीले अमोनिया को एक कम जहरीले केमिकल यूरिया में बदल देता है और इसे बाहर निकालने के लिए अमोनिया से बहुत कम लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता है। बिल्कुल, जो हमारे जैसे जीवों के लिए एकदम फिट बैठता है, जिन्हें पानी मिलता तो है पर बेहिसाब नहीं। तो ये जानना कितना दिलचस्प है कि प्रकृति ने पानी की कमी से निपटने के लिए कैसे कैसे हल निकाले हैं। पर अब सवाल उठता है कि हम इंसानों का सिस्टम जो यूरिया पर चलता है वो असल में दिखता कैसा है? हमारे सिस्टम के 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक जोड़ी किडनी यानी वृक्क, 2 यूरेटर, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। और इसमें सबसे बड़ा हीरो तो किडनी ही है ना? मेरे दिमाग में तो एक आरओ फिल्टर जैसी तस्वीर आती है। आरओ फिल्टर की उपमा अच्छी है, लेकिन हमारी किडनी उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। हटाती ये बहुत समझदारी से चुनती है कि खून में से क्या निकालना है और क्या वापस भेजना है। मतलब ये कोई मामूली छन्नियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये जो काम करती हैं उसका स्केल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी दोनों किडनी मिलकर हर दिन लगभग 180 लीटर खून साफ करती हैं। क्या 180 लीटर? जी। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे शरीर का पूरा खून दिन में कई कई बार इन छोटे से अंगों से होकर गुजरता है। हाँ, लगभग 35-40 बार। और इस 180 लीटर छने हुए तरल में से ये 99% से ज्यादा पानी और काम की चीजों को वापस सोखकर खून में भेज देती है। ओह। सिर्फ 1% कचरा, जिसमें यूरिया मुख्य है, और फालतू पानी मिलकर यूरिन बनता है। यानी दिन भर में सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन। ये तो अविश्वसनीय रूप से कुशल रिसाइकलिंग सिस्टम है। और बाकी के अंग फिर एक तरह से पाइपलाइन का काम करते हैं, एक बहुत ही कुशल पाइपलाइन। किडनी से 2 पतली नलियां निकलती हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं। ये यूरिन को बूंद बूंद करके नीचे एक थैली में ले जाती हैं। ब्लैडर में? हाँ, ब्लैडर में। ब्लैडर एक गुब्बारे की तरह है और जब ये काफी भर जाता है तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है। फिर यूरेथ्रा नाम की एक नली के जरिए यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब मुझे पूरी मशीनरी समझ आ गई है, लेकिन यहाँ एक पहेली है। हमने बात की कि यूरिया को निकालना किडनी का काम है, पर ये यूरिया बनता कहाँ है? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर हमारे शरीर के टीम वर्क का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। नहीं, यूरिया किडनी में नहीं बनता। तो फिर? याद है हमने बात की थी कि प्रोटीन टूटने से पहले जहरीला अमोनिया बनता है। हाँ, जो बहुत खतरनाक है। उस खतरनाक अमोनिया को कम खतरनाक यूरिया में बदलने का काम हमारा एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग करता है, लिवर यानी यकृत। लिवर? लिवर खून में से अमोनिया को पकड़ता है, उसे केमिकल प्रक्रिया से गुजारता है और उसे यूरिया में बदल देता है। फिर इस यूरिया को वापस खून में छोड़ देता है। अरे वाह! मतलब मैं तो हमेशा सोचता था कि किडनी ही असली हीरो है, पर असल में जहर को ठिकाने लगाने का पहला काम तो लिवर कर रहा है। हाँ, सबसे जरूरी काम। ये तो पूरा टीम वर्क है। लिवर फैक्ट्री है और किडनी सफाई प्लांट। बेहतरीन उपमा है, बिल्कुल यही होता है। और इस जानकारी से एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा निकलता है। अगर लिवर यूरिया बनाकर खून में छोड़ रहा है तो शरीर की किस नस में यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होगी? उस नस ने जो लिवर से खून लेकर बाहर निकल रही है, क्योंकि उसमें अभी अभी ताजा यूरिया मिलाया गया है। एकदम सही,
उस नस को हेपेटिक वेन यानी यकृत शिरा कहते हैं। इसमें यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन शरीर में सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब इसका उल्टा सोचिए, किस नस में यूरिया की मात्रा सबसे कम होगी? वो नस जो किडनी से साफ खून लेकर वापस जा रही है, क्योंकि किडनी ने तो अभी-अभी उसमें से सारा यूरिया छान लिया है। बिल्कुल, उस नस को रीनल वेन वृक्क शिरा कहते हैं। इसमें बहने वाले खून में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। ये वाकई एक शानदार जानकारी है। ये दिखाती है कि हमारे अंग अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। तो आज की इस गहरी छानबीन का सार ये है कि उत्सर्जन सिर्फ पेट साफ करना नहीं है। ये हमारी कोशिकाओं में बनने वाले जहरीले कचरे को खून से साफ करने की एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग जीव पानी की उपलब्धता के आधार पर अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड जैसी अलग-अलग रणनीतियां अपनाते हैं। हाँ, और हम इंसानों में ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। लिवर यूरिया की फैक्ट्री है और किडनी उसे खून से फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। बिल्कुल। हमने आज ये समझा कि शरीर अपने अंदर बने कचरे को कितनी सावधानी से फिल्टर करता है। पर ये सिस्टम सिर्फ अंदरूनी कचरे को ही नहीं संभालता। अच्छा, ये उन चीजों को भी प्रोसेस करता है जो हम बाहर से लेते हैं। ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि जो दवाइयां हम खाते हैं, जो अतिरिक्त विटामिन हम लेते हैं, वो सब इसी शानदार फिल्ट्रेशन सिस्टम से होकर गुजरते हैं। सही बात है। और तब क्या होता है जब हम अपनी जीवन शैली से इस सिस्टम पर इसकी क्षमता से ज्यादा बोझ डाल देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने शरीर की देखभाल के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। ये राजमा के आकार के अंग अंदर से कैसे दिखते हैं? इनकी बनावट किसी प्याज की तरह परतों में होती है। परतों में? हाँ, सबसे बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके अंदर का जो हिस्सा है वो मेड्यूला कहलाता है और फिर एक सेंट्रल एरिया है जिसे पेल्विस कहते हैं। पेल्विस। आप इसे एक तरह का कलेक्शन फनल समझ सकते हैं, जहां फिल्टर हुआ सारा लिक्विड इकट्ठा होकर यूरेटर में जाने के लिए तैयार होता है। तो हमारे पास ये परतदार संरचना है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पेल्विस। लेकिन ये सब तो सिर्फ ढांचा है। असली काम तो तब शुरू होता है जब इसमें खून आता है। तो इस फिल्टरिंग प्लांट तक गंदा खून पहुंचता कैसे है और साफ होकर निकलता कैसे है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, रीनल आर्टरी यानी वृक्क धमनी ऑक्सीजन से भरपूर लेकिन कचरे वाला खून लेके किडनी में आती है। ओके। यहाँ एक बहुत दिलचस्प लेनदेन होता है। किडनी खून में से अपने काम के लिए ऑक्सीजन ले लेती है और बदले में उस खून में से सारा कचरा जैसे यूरिया खींचकर उसे साफ कर देती है। वाह, तो मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब है। बिल्कुल। और फिर वो साफ किया हुआ खून रीनल वेन यानी वृक्क शिरा के जरिए वापस शरीर के सर्कुलेशन में चला जाता है। अच्छा, तो किडनी एक ही समय में दो काम कर रही है, खून साफ भी कर रही है और अपने लिए ऊर्जा भी ले रही है। मतलब ये सिर्फ एक बीन के आकार का थैला नहीं है, इसके अंदर अलग अलग जोन है, हर एक का अपना काम है। तो फिर असली फिल्टर, वो छलनी कहाँ लगी है? क्या वो पूरे अंग में फैली हुई है? असली मैजिक तो लाखों छोटी छोटी यूनिट्स करती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन। जी, यहाँ एक बेहतरीन एनालॉजी है। अगर किडनी एक पूरा स्कूल है तो नेफ्रॉन वो टीचर हैं जो असल में पढ़ाने यानी फिल्टर करने का काम करते हैं। अच्छा। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। बिल्कुल फंक्शनल यूनिट। 10 लाख हर किडनी में, कमाल है। मतलब हमारे अंदर लाखों माइक्रो फैक्ट्रियां हैं जो 24 घंटे काम कर रही हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते होंगे? अगर आप एक नेफ्रॉन को देखेंगे तो ये एक लंबी उलझी हुई नली जैसा दिखता है। ये कोई साधारण पाइप नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड सूक्ष्म मशीनरी का टुकड़ा है जिसके अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग काम हैं। तो चलिए अब इस माइक्रो मशीन के अंदर चलते हैं। एक नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती कैसे है? अच्छा, तो प्रक्रिया शुरू होती है एक कप जैसे स्ट्रक्चर से जिसे बोमिन कैप्सूल कहते हैं। बोमिन कैप्सूल। हाँ, इस कप के अंदर खून की बहुत ही बारीक नलियों का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहीं पर पहला और सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन होता है। हाई प्रेशर की वजह से खून में से पानी, नमक, ग्लूकोज और यूरिया जैसी छोटी छोटी चीजें छनकर बोमिन कैप्सूल में आ जाती हैं। और बड़ी चीजें जैसे ब्लड सेल्स और प्रोटीन? वो पीछे रह जाती हैं, वो छन नहीं पाती। अच्छा। ये इतना बारीक फिल्टर है कि इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये पहला जबरदस्त कदम है जहां ज्यादातर तरल पदार्थ खून से अलग हो जाता है। तो इससे कितना तरल पदार्थ फिल्टर होता है? और यहीं पर सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा आता है। बताइए। दोनों किडनियां मिलकर एक दिन में लगभग 180 लीटर शुरुआती फिल्ट्रेट बनाती हैं। 1 मिनट, क्या कहा?
180 लीटर? जी, 180 लीटर। ये तो पानी की बड़ी वाली टंकी जितना हो गया। हमारा शरीर हर दिन इतना तरल पदार्थ प्रोसेस करता है। ये कैसे संभव है? हम इतना यूरिन तो नहीं बनाते। है ना कमाल की बात। और यहीं पर इस सिस्टम की असली बुद्धिमानी सामने आती है। ये शरीर की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग परियोजना है। 99% से ज्यादा जो कुछ भी फिल्टर होता है उसे शरीर बड़ी समझदारी से वापस खींच लेता है। वापस खींच लेता है। हाँ, इसे चयनात्मक पुनः अवशोषण या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये रिसाइकलिंग कहाँ होती है? ये नेफ्रॉन की आगे की लंबी नलियों में होती हैं, जिन्हें प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल और हेनले का लूप कहते हैं। अच्छा। ये हिस्से उस 180 लीटर फिल्ट्रेट में से काम की हर चीज को पहचानकर वापस खून में भेज देते हैं। पानी, ग्लूकोज, जरूरी नमक, अमीनो एसिड। शरीर सिर्फ उसी चीज को जाने देता है जो सच में कचरा है। वाह। ये प्रकृति की जीरो वेस्ट पॉलिसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वाह, तो पहले सब कुछ छान लो और फिर जो काम का है उसे वापस ले लो। कितना कुशल सिस्टम है। बिल्कुल। इसी वजह से 180 लीटर के शुरुआती फिल्ट्रेट से दिन में सिर्फ लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन ही बनता है। सिर्फ 1.5 से 2 लीटर? हाँ, बाकी सब कुछ शरीर में वापस चला जाता है। तो यूरिन बनने के बाद ये ब्लैडर में स्टोर होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? पुरुषों में ब्लैडर की क्षमता लगभग 800 मिलीलीटर और महिलाओं में 500 मिलीलीटर के आसपास होती है। ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमें यूरिन पास करने की इच्छा सिर्फ 150 से 200 मिलीलीटर भरने पर ही होने लगती है। ऐसा क्यों? ये तो काफी कम है। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अच्छा। हाँ, शरीर हमें पहले ही सिग्नल दे देता है ताकि हमारे पास टॉयलेट तक जाने का पर्याप्त समय हो। सही बात है। अगर ये सिग्नल 800 ml पर आता तो बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल। और यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग में भी पुरुषों और महिलाओं में कोई फर्क होता है? हाँ, यहाँ एक बड़ा शारीरिक अंतर है। पुरुषों में इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि महिलाओं में यह सिर्फ 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये पूरा सिस्टम सच में एक चमत्कार जैसा है। लेकिन जब ये चमत्कार ठीक से काम नहीं करता, तब क्या होता है? जैसे किडनी फेलियर के मामलों में। जब किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, तो शरीर में जहर यानी यूरिया जैसा कचरा जमा होने लगता है, जो जानलेवा हो सकता है। ऐसे में डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। ये एक तरह से शरीर के बाहर मौजूद एक आर्टिफिशियल किडनी है। ये काम कैसे करती है? इसमें शरीर से खून निकालकर एक मशीन में भेजा जाता है। मशीन उस खून को फिल्टर करके साफ करती है और फिर साफ खून को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया हफ्ते में कई बार करानी पड़ती है और हर बार इसमें कई घंटे लगते हैं। ओह! ये न सिर्फ महंगी और थका देने वाली है, बल्कि इसमें खाने पीने पर भी बहुत सख्त पाबंदियां होती हैं। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारी अपनी नेचुरल किडनियां कितनी कीमती हैं। बिल्कुल। और एक और आम समस्या है किडनी की पथरी। मैंने सुना है कि ये सबसे भयानक दर्दों में से एक होता है। ऐसा क्यों है कि इतनी छोटी सी चीज इतनी ज्यादा तकलीफ दे सकती है? बात करते हैं पथरी की, जो दरअसल कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध अक्सर हमारी डाइट से होता है। जैसे पालक या टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो शरीर में कैल्शियम से मिलकर ये क्रिस्टल बना सकता है। और ये दर्द क्यों करता है? दर्द का कारण है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही पतली और नाजुक नली यानी यूरेटर में एक छोटा नुकीला पत्थर फंस गया है। वो सिर्फ रास्ते को नहीं रोकता, बल्कि उसकी दीवार को फिजिकली खरोचता भी है। साथ ही यूरिन का दबाव पीछे की तरफ किडनी पर पड़ता है, जिससे उसमें सूजन आ जाती है। अरे बाप रे! ये एक तरह का प्लम्बिंग बैकअप है जो शरीर के सबसे नाजुक पाइपों में हो रहा है। इसीलिए इसका दर्द इतना असहनीय होता है। ये सुनकर ही दर्द महसूस हो रहा है। तो अंत में जो यूरिन बनता है, उस अंतिम उत्पाद में असल में होता क्या है? इसकी बनावट देखें तो ये काफी सरल है। इसमें लगभग 95% तो सिर्फ पानी होता है। 95% पानी? हाँ, जो मुख्य कचरा है यूरिया, वो सिर्फ 2% के आसपास होता है। और यूरिक एसिड तो बहुत ही कम मात्रा में, लगभग 0.03% से 0.05%। और एक बात, पब्लिक टॉयलेट्स में जो एक तेज गंध आती है, उसका क्या कारण है? वो एक अच्छा सवाल है। वो गंध अमोनिया की होती है। अमोनिया? जी। यूरिन में मौजूद यूरिया जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तो वो टूटकर अमोनिया गैस बनाता है, जिससे वो तेज गंध पैदा होती है। तो आज के इस सफर से हमने समझा कि हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन सिस्टम कितना अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और कुशल है। यह सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है,
बल्कि यह संतुलन बनाए रखने की एक कला है जिसे लाखों नेफ्रॉन हर पल बिना रुके निभा रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। एक स्वस्थ, काम करने वाला शरीर कितनी बड़ी नेमत है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सही बात है। तो शायद सोचने वाली बात यह है, ये जानने के बाद कि हमारे अंग हमारे लिए लगातार इतना कुछ कर रहे हैं, हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? शायद सिर्फ एक गिलास ज्यादा पानी पीना या अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव लाना, जो इस अंदरूनी लाइफ सेविंग सिस्टम के प्रति शुक्रिया अदा करने का एक तरीका हो। हाँ, वो सिस्टम जो कभी छुट्टी नहीं लेता।